हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी, और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा, और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा, और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हेलो एवरीवन, अभी तक हमने सूरत की लूट के बारे में देखा और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से शाइस्ता खान जो है वो फेल हो जाते हैं। ही वॉज नॉट सक्सीड टू कैप्चर द शिवाजी, और शिवाजी को जो है सरेंडर कराने के लिए सक्सेसफुल अटैम्प्ट करते हैं जय सिंह, और जय सिंह जो है पुरंदर की ट्रीटी करते हैं। वी हैव सीन ऑलरेडी दीज द ट्रीटी ऑफ द क्लॉजेज ऑफ द ट्रीटी ऑफ पुरंदर, जिसे हमने देखा। तो अब देखिए क्या होता है ट्रीटी ऑफ पुरंदर में। लास्ट पॉइंट को थोड़ा सा गौर फरमाएंगे, और लास्ट पॉइंट में हमने ये देखा है कि मुग़ल कोर्ट में संभाजी को 500 का मनसब का जो है पोस्ट दिया जाता है और उनको वहाँ पर दिया जाता है। सिमिलरली यहीं पर क्या होता है, एक सिचुएशन और क्रिएट होती है। 1666 में औरंगज़ेब इन्वाइटेड शिवाजी टू द आगरा। देखो, इस कहानी को ऐसा समझना है कि जैसे औरंगज़ेब दैट मीन द दिल्ली का बादशाह है, वो दिल्ली या आगरा का बादशाह है, मतलब जो सेंट्रल पर पावर वो जैसे है वो अपना एक सेलिब्रेशन कर रहा है, जस्ट लाइक द केक, है ना। मतलब क्या होता है कि उसका बर्थडे मनाया जाता है, उसको केक वगैरह सेलिब्रेशन होता है। अब मुग़ल बादशाह है, मतलब सेंट्रल में है और पूरे देश का वो बादशाह है, और शिवाजी को आमंत्रित करता है। देखिए, अब कहानी सिचुएशन ये होती है कि शिवाजी जो होते हैं वो एक तरह से एक गुरिल्ला वॉर टेक्निक्स में एक्सपर्ट होते हैं, और गुरिल्ला वॉर की टेक्निक्स की एक्सपर्टीज़ की वजह से मतलब औरंगज़ेब जो है उनको एक कह सकता है कि भाई कि एक नॉर्मल व्यक्ति मानता है, और वो उनको वहाँ पर इनवाइट तो कर रहा है, लेकिन शिवाजी को केक का टुकड़ा भी नहीं दिया जाता औरंगज़ेब के द्वारा।
He was not giving a single piece of the coin, a single piece of the cake, and this was the causes of the we can say that कि भाई कि शिवाजी जो है यहाँ पर रिवॉल्ट कर देते हैं, एक कह सकते हैं कि नाराज़गी अपनी जाहिर करते हैं मिसबिहेव की वजह से। एंड दिस वाज द रीज़न ऑफ द अरेस्ट ऑफ द शिवाजी, और शिवाजी को अरेस्ट कर लिया जाता है उनके इस बिहेवियर की वजह से। जैसे आप देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं और केजरीवाल के बीच में कुछ सनातनी चलती रहती है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री उसको उतना रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, ये हमने कई बार देखा है सिचुएशंस में। सिमिलरली ऐसा ही कुछ होता है। तो ऐसा कह लीजिए, इनको क्या है कि इनवाइट तो किया जा रहा है, इनविटेशंस के दौरान इनको केक का टुकड़ा भी नहीं दिया जाता, और इस वजह से शिवाजी जो है वो गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, और शिवाजी को कैप्चर कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है। इनको आगरा के जयपुर भवन में कैद कर लिया जाता है। अब शिवाजी जो है वहाँ पर कैद हो चुके हैं, इनके बेटे को भी कैद कर लिया जाता है। लेकिन सिचुएशन ये होती है कि ही वॉज मैनेज टू एस्केप फ्रॉम दैट पर्टिकुलर हाउस। ठीक है, जयपुर भवन से ये क्या करते हैं, भाग जाते हैं। ये क्या करते हैं कि जो सब्जियों और फलों की जो टोकरी होती है, बड़ी बड़ी टोकरियाँ होती हैं, उसमें क्या करते हैं, उसमें चले जाते हैं और वहाँ से भागने में सक्सेसफुल करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये भाग गए हैं और इनको एक बेइज्जती महसूस हुई है। बेइज्जती किसने की? औरंगज़ेब ने की है। भले तुमने हमें केक का टुकड़ा भी नहीं दिया, और जब एक केक का टुकड़ा भी नहीं दिया है और उन्होंने बोला कि भाई तुम तो क्या एक लुटेरे हो मतलब जो गोरिल्ला वॉर टेक्निक्स में एक्सपर्ट हो, इस तरीके का एक सिचुएशन बन रहा है। अब इन्होंने कसम खा ली है कि अब हम जो है दोबारा जाएंगे वहीं पर जहाँ पर हमने मुगलों को लूटा था, और दैट इज़ द प्लेस नेम इज़ कॉल्ड द सूरत। और सूरत की यहाँ पर सूरत बदल जाएगी, एंड दिस टाइम्स, ठीक है, हम जो है सूरत को दोबारा लूटेंगे। याद करिए कि पहली बार की सूरत की जो हमने लूट की थी उसमें हमको तकरीबन 1 करोड़, अब 1 करोड़ तो नहीं मिलेगा, ठीक है, 15 लाख ही मिल जाएंगे। वी कैन से दैट कि भाई कि यहाँ पर क्या है कि इनको एक अच्छा खासा अमाउंट मिलने वाला है, इसलिए ये दोबारा चले जाता है। और दूसरा, इनको एक वो कारण भी था जो मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने इनकी बेइज्जती की थी, और वो बेइज्जती की वजह से सूरत की लूट करने आ जाते हैं, पहुंच जाते हैं। ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है, और उस बेइज्जती का बदला लेंगे शिवाजी भोसले। एंड शिवाजी भोसले इज़ कैप्चरिंग द थ्रोन्स, ठीक है, 1674, ठीक है। वो अपना एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज करते हैं कि अब हम जो है उस बेइज्जती का बदला लेंगे, और अब हम उस केक के टुकड़े का बदला लेंगे। और 6 जून 1674 को शिवाजी रायगढ़ में क्या करते हैं, एक लैविश सेरेमनी में जो है वो अपने आप को एक राजा घोषित करते हैं। काशी के पंडितों को बुलाया जाता है, और पंडितों को जो है वो बड़ी लैविश सेरेमनी में एक ओथ सेरेमनी होती है, ऐसा हम कह सकते हैं। गंगा भट्ट जो है वो यहाँ पर आते हैं और बड़े मंत्रोच्चारण के साथ ये क्या है ये बताया जाता है कि देखो इतना ये स्वराज किया, जिस कम्युनिटी का जो बादशाह है वो जो है वो इस तरीके से शपथ लेता है। ये सिचुएशंस क्रिएट हो रही है। तो इस तरीके से हम देखते हैं, और ही इज़ गोइंग टू अज्यूम सम काइंड ऑफ द टाइटल एज वेल। ही विल कंसीडर द छत्रपति। अभी तक क्या है, लोग उन्हें लुटेरा समझ रहे हैं। दिल्ली का बादशाह जो है वो आपका इनको एक सामान्य लुटेरा की तरह देखता है, उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। तो इसीलिए ये एज्यूम करते हैं, टाइटल लेते हैं, उपाधि लेते हैं, और अब इनको कहा जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज। एंड ही विल कंसीडर द हिंदू धर्मोद्धारक। हिंदू धर्मोद्धारक का मतलब है द पर्सन हु इज गोइंग टू प्रोटेक्ट द हिंदुज़म्स। वो व्यक्ति जो क्या कर रहा है, स्वराज की फाउंडेशन रख रहा है। स्वराज का मतलब है अपना राज्य, अपना राज्य का मतलब है वो राज्य जो हिंदू कम्युनिटी से रिलेटेड है, मराठी मानुष से रिलेटेड है, और वो एक टाइटल लेगा हिंदू धर्मोद्धारक। तो these are the two titles that was assumed by the शिवाजी भोसले, और इस तरीके से ये कहानी देखने को मिलती है। लेकिन 1674 में शपथ लेने के बाद, ठीक है, इनका लास्ट कैंपेन होता है, दैट वाज अराउंड द कर्नाटका, ठीक है। 1778 की बात होती है, 1677 से 1678 के आसपास की बात होती है। लास्ट कैंपेन कर्नाटक होता है, और उस कर्नाटक के कैंपेन के बाद 1680 में ये शिवाजी गोरिल्ला जो टेक्निक्स है उसके एक्सपर्ट है, उनकी मृत्यु हो जाती है। 1680 का समय होता है। अब शिवाजी जो है वो अपने एडमिनिस्ट्रेशंस के लिए भी जाने जाते हैं। ही वॉज वेरी मच एक्सपर्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशंस। इन्होंने काफ़ी अपने एडमिनिस्ट्रेशन में काम किया है, और एडमिनिस्ट्रेशंस को हम देख लेते हैं बिफोर गोइंग टू फर्दर टुवर्ड द संभाजी। इनके बेटों की तरफ जाने से पहले हम इनको इस तरीके से देख लेते हैं। तो शिवाजी की जो कैबिनेट है, जिसको हम कहते हैं, मतलब देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि एक प्रेसिडेंट है और एक प्राइम मिनिस्टर है। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पर पावरफुल कौन है। यहाँ छत्रपति इज़ नथिंग बट दैट मीन्स प्रेसिडेंट इज़ पावरफुल, और इस प्रेसिडेंट को सलाह देने के लिए उनकी कैबिनेट होती है, एंड दिस कैबिनेट नेम इज़ कॉल्ड द अष्टप्रधान। नाम से ही क्लियर है, अष्ट मतलब होता है 8। ये थोड़ा संस्कृत का शब्द है।
अष्ट मतलब होता है 8, और 8 में सबसे पहला पावरफुल होता है पेशवा। Shivaji was able administrator who stabilized the government that includes the modern concepts such as cabinet। तो जो आज की डेट में मंत्रिमंडल या कैबिनेट होता है उसी का एक प्रारूप होता है। इसका सबसे प्रमुख व्यक्ति होता है द पेशवा। द ग्रेट पेशवा वॉज जस्ट सिमिलर लाइक द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ द करंट सिनारियो, जो आपका किंग के बाद सेकंड नंबर की पोजीशन रखता है, और जब राजा नहीं रहता है, मतलब अपने काम में बिजी रहता है किसी और काम में, तो उसकी अनुपस्थिति में वो क्या करता है कि एडमिनिस्ट्रेशंस को संभालता है। तो ही वॉज वेरी मच पावरफुल पोस्ट। आगे चलकर ये होगा कि ये छत्रपति जो है वो एक नॉमिनेटेड रूलर हो जाएगा, नॉमिनल रूलर हो जाएगा, और उसके बाद जो पावर है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी पेशवा के पास ट्रांसफ़र हो जाएगी। दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ द जो इंडियन डेमोक्रेसी का कंसेप्ट है, उसमें आप वहीं से कनेक्ट करके भी समझ सकते हैं। ठीक है, अगला आता है द नेम इज़ कॉल्ड वकिया नवीस। नवीस भी कह सकते हैं या वकिया नवीस कह सकते हैं। वकिया नवीस इज़ नथिंग बट दैट इज़ द मोटा भाई। एंड मोटा भाई कौन है हमारा? मोटा भाई है हमारा अमित शाह, और मोटा भाई है हमारा गृह मंत्री। तो ये है वो व्यक्ति जो गृह या होम मिनिस्ट्री को संभालता है। तो ये क्या होता है कि सिमिलर लाइक द होम मिनिस्टर्स टू रिकॉर्ड द डेली एक्टिविटीज ऑफ द रॉयल फैमिलीज। ठीक है, मतलब पूरा जो आसपास का जो क्षेत्र है उसके बारे में गतिविधियों का हैंडल करता है। द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द अमात्य या मजूमदार। अमात्य से कनेक्ट करिएगा। ठीक है, अमात्य का फर्स्ट लेटर उठाइएगा, अमात्य। हु इज़ अमात्य? अमात्य मतलब जो है सिमिलर लाइक द अरुण जेटली। मैं अरुण जेटली का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अरुण जेटली जो है वो एक्सपायर हो चुके हैं, और अरुण जेटली जो है ही वॉज हैंडलिंग द फाइनेंस डिपार्टमेंट। वो वित्त मंत्रालय को संभालते थे। तो ही वॉज द पर्सन हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, इज़ नथिंग बट दैट इज़ अमात्य। यदि आपने बाहुबली मूवी देखी होगी तो उसमें जो एक्ट्रेस हैं वो भी क्या होती हैं? अमात्य। दैट मीन्स ठीक है, वो शब्द वहाँ से भी आप कनेक्ट करके समझ सकते हैं। तो जब बाहुबली मूवी बनाई होगी तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी इन्होंने रिसर्च की होगी। आगे बढ़ते हैं, सुमंत या दवीर। सुमंत का फर्स्ट लेटर को आप उठाइएगा, सुमंत से सुषमा स्वराज। एंड सुषमा स्वराज वॉज नथिंग बट शी वॉज हैंडलिंग द फॉरेन डिपार्टमेंट्स। ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर्स जो है वो उसको देखती थी। तो ये फॉरेन मिनिस्टर हैं, मतलब विदेश मंत्री हैं। तो मैंने जितना कनेक्शन हो सकता है उतना आपको याद रखना होगा। ठीक है, ताकि ये आप उसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। सुमंत समझ में आ चुका होगा आपको। नेक्स्ट वन इज द सुर नसीब या सचिव। सुर नसीब या सचिव का मतलब है जो एक राजा का कॉरस्पॉन्डेंट होता है। ठीक है, जो क्या करता है कि कम्युनिकेशंस के लिए लेटर वगैरह लिखता है। जैसे राजा है वो तो खुद लिखेगा नहीं, वो क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं क्या करता है कि अपनी जो भी स्पीच होती है उसको लिखने का काम जो है सचिव के पास होगा। जैसे सेक्रेटरी होते हैं, सिमिलर लाइक दैट काइंड ऑफ द पोस्ट। ठीक है, आगे हम देखेंगे सर ए नौबत और सेनापति लिखा हुआ है। ठीक है, तो सर ए नौबत। नौबत कब आती है? नौबत जब आपके पास आती है। नौबत का मतलब कह सकते हैं समस्या, समस्या मतलब प्रॉब्लम, प्रॉब्लम मतलब अटैक। यदि आप पर किसी ने अटैक कर दिया है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले किसको बोलेंगे? आप अपने सेनापति को बुलाएंगे। और सेनापति जो है वो कौन होगा? दैट मीन्स ठीक है, वो आर्मी चीफ होगा। तो आर्मी चीफ कौन है आप वहाँ से कनेक्ट करके देख सकते हैं। जैसे CDS आप कह सकते हैं। ठीक है, मतलब हमारे जो हैं आई थिंक बिपिन रावत सर हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से कनेक्ट करके समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ द पंडित राव। पंडित राव देखिए, सबसे पहला मैंने आपको ये बताया है कि छत्रपति शिवाजी वॉज द पर्सन हु वॉज हैंडलिंग द हिंदू धर्मोद्धारक टाइटल। तो इनका जो कंसेप्ट है वो रिलीजन्स पर बेस है ना। रिलीजन मतलब रिलीजन्स पर आधारित होगा। तो इनको एडवाइस कौन देगा? एडवाइस वही देगा जो रिलीजन्स का मुखिया होगा। जैसे हमने प्रीवियस एपिसोड्स में देखे हैं मराठास कम्युनिटी दिल्ली सल्तनत में, वहाँ पर यदि आप देखेंगे काजी की इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, मुगलों में हमने देखा है जैसे वहाँ पर भी आप कहीं ना कहीं रिलीजियस फैक्टर्स को देखते हैं। तो वैसे यहाँ पर भी पंडित राव होगा। एंड द पंडित राव इज़ नथिंग बट द पर्सन हु इज़ गिविंग द एडवाइस ऑफ द रिलीजियस मैटर। भाई हमें इस व्यक्ति को सज़ा देनी है धर्म के आधार पर, बताइए कि तो वो धर्म के आधार पर जो है सलाह देंगे, रिलीजियस एडवाइज़र होंगे, वो हम यहाँ देखेंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज़ द न्यायाधीश। न्यायाधीश इज़ नथिंग बट दैट मीन्स CGI, जो हमारे CGI हैं। ठीक है, अब तो बोबड़े साहब चेंज हो चुके हैं। आई थिंक मुझे अभी नया नाम मुझे याद नहीं है। ठीक है, तो आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो CGI दैट मीन्स जो राजा के पास सबसे ज़्यादा अथॉरिटी रखता है, मतलब जस्टिस में, वो आपके हो जाएंगे। खास बात यह है कि इन अष्टप्रधान में सारे के सारे युद्ध में पार्टिसिपेशंस करते हैं एक्सेप्ट 2 पर्सन्स। ठीक है, द फर्स्ट वन इज़ पंडित राव एंड न्यायाधीश। इन दोनों को छोड़कर जो है इन सब को अपने सिविल जो उनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको तो
करना ही होता है, इनको युद्ध में भी भाग लेना होता है। जैसे देखिए, मान के चलिए कि यदि भारत पर अटैक हो जाता है किसी फॉरेन कंट्रीज़ का, तो हम क्या कर रहे हैं, हम सारे के सारे क्या कर रहे हैं, ठीक है, अपने देश को बचाने के लिए लड़ने जा रहे हैं। तो ये इस तरीके से एक सिचुएशन होती है और इस तरीके से हम ऐसा समझ सकते हैं। तो ये रहा अष्टप्रधान, और इसके बाद हम देखते हैं रेवेन्यू या एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, मतलब रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि किस तरीके से रेवेन्यू कैलकुलेट किया जाता था, क्या था। रेवेन्यू कैलकुलेशंस का जो मेजरमेंट्स हुआ था वो आकलन पर होता था, भूमि राजस्व का आकलन माप पर आधारित था ऑफकोर्स। ठीक है, कर की दर जो हुआ करती थी 1/3, जिसे बाद में हम देखेंगे 40% कर दिया जाता है। तो दैट मीन्स, ठीक है, जो टैक्स है वो बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, ऑफकोर्स, ठीक है, आप धीरे धीरे आप देखेंगे कि भाई आपको एक एम्पायर बनाना है, आपको एक जो मतलब पहले तो क्या आप लूट कर मतलब आप अपने एम्पायर को एक्सपेंड कर रहे थे धीरे धीरे, फिर बाद में जाके एक स्टेबल एम्पायर हो गया, तो उसके बाद जो है वो टैक्स की दर को इंक्रीज़ कर देते हैं। और इन टैक्स में सबसे खास होता है चौथ इज सिमिलर लाइक द करवा चौथ, है ना। जैसे करवा चौथ में आप देखते हैं, ठीक है, दैट मीन्स, ठीक है, तो वहाँ से आप कनेक्ट करके देख सकते हैं। चौथ मतलब दैट मीन्स 1/4। तो 1/4 इसका मतलब ये है कि हम आप पर आक्रमण नहीं करेंगे। जैसे आपने एक वसूली भाई का नाम सुना होगा, और वसूली भाई क्या करता है, वसूली भाई क्या करता है, वसूलता है। और वसूलने का मतलब है कि मैं आप पर अटैक नहीं करूँगा, और अटैक नहीं करूँगा तो आपको उस अटैक से बचने के लिए आपसे चौथ वसूला जाएगा। तो ये शिवाजी एक तरह से इस तरीके का सुरक्षा कर लिया करते थे। तो आप वैसे भी कह सकते थे, हम आप पर अटैक नहीं करेंगे, उस अटैक से हम आपकी सुरक्षा कर देंगे। मतलब हम ही अटैक करने वाले हैं और हम ही उस अटैक से आपको बचाने वाले हैं। दैट इज़ द 1/4। तो ये इस तरीके से हो जाता है। तो वसूली भाई का वसूली टैक्स आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा होता है एक सरदेशमुखी टैक्स। सरदेशमुखी का मतलब है शिवाजी वॉज कंसिडर हिमसेल्फ एज ए हेड ऑफ द स्टेट। वो अपने आप को एक बोलते हैं कि मैं इस देश का सबसे बड़ा मुखिया हूँ। तो देशमुख का मतलब है मतलब उस देश का मुखिया, और सरदेशमुख का मतलब उससे भी बड़ा वाला। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये 1/10 सॉरी 1/10 जो है वो एक टैक्स लिया करते थे, और लोगों के हितों की रक्षा के बदले ये अपने आप को बताते थे, और उसके बदले में उनको वेलफेयर के काम देते थे। तो इस तरीके से आप सिचुएशंस को समझ सकते हैं और ये टैक्स को देख सकते हो। दीज 2 टैक्स वॉज कलेक्टेड बाय द एम्पायर ऑफ द शिवाजी। इसके अलावा मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में हम देखते हैं सैलरी जो है अपने सैनिकों को वो देते हैं, वो सामान्य सैनिकों को तो वो कैश में भुगतान करते थे। देखिए, अब देखिए वहाँ पर सैलरी जो है वो 2 तरीके से दी जाती, कैश में भी दी जाती, जागीर के फॉर्म में भी दी जाती। तो जनरली जो ऑर्डिनरी सोल्जर्स होते हैं, जो सामान्य सैनिक होते हैं या जो लोअर सैनिक होते हैं, उनको आप क्या है कैश में भुगतान कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जो बड़े सैनिक होते हैं उनको भूमि के रूप में दिया जाता है, और भूमि को जागीर कह सकते हैं या सरजनम कहा जाता है। तो दिस इज ए काइंड ऑफ द प्रोसेस टू मेंटेन द मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशंस बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शिवाजी। कैवलरीज मतलब घुड़सवार सेना। घुड़सवार सेना 2 प्रकार की होती है, एक होते हैं सिलेदार और एक होते हैं बरगीर। सिलेदार का मतलब है अस्थायी। देखिए, जैसे गवर्नमेंट में भी आप देखते हैं एक संविदा नियुक्ति होती है, कॉन्ट्रैक्चुअल। ठीक है, दैट मीन कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब होती है, इतने महीने का कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद हम आपको भगा देंगे, वैसे ही। ठीक है, तो यहाँ पर सिलेदार होते थे, ये एक कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड आपके मतलब घुड़सवार हुआ करते थे। इन्हें अपना घोड़ा लेके आना होता था, इन्हें अपनी जो हथियार है वेपन से वो खुद लेके आने होते थे। जब लूट के लिए हम जाएंगे, जब हम अटैक करने जाएंगे, आपको हमारी मदद करनी होगी और उस लूट का कुछ हिस्सा हम आपको देंगे। दे आर द सिलेदार एंड सम काइंड ऑफ द बर्गीज ऑल्सो प्रेजेंट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन में जो है वो बर्गीज़ भी हुआ करते थे, और बर्गीज़ जो है वो घोड़े और हथियार रखते थे। लेकिन ये हथियार और घोड़े जो हैं वो उनको दिए जाते हैं, किसके द्वारा? इनको दिए जाते हैं प्रशासन के द्वारा। तो ये होते हैं स्थायी और ये होते हैं अस्थायी, सीधी सी बात है। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे, अब ये हो गया एडमिनिस्ट्रेशंस, और इस एडमिनिस्ट्रेशन के बाद हम आगे बात करने वाले हैं संभाजी। और संभाजी का सांभर बनाया जाएगा किसके द्वारा? औरंगज़ेब के द्वारा, और उनकी चटनी बनाई जाएगी रवि की, वो भी हम देखेंगे। तो ये हम अगले एपिसोड्स में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।